हेलो एवरीवन, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स कॉस एकेडमी पे। एसएससी सीएचएसएल 2024 1 जुलाई की दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे जनरल स्टडीज में, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से, पहले सवाल से। पहला सवाल, वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम रिटन बाय महात्मा फूले, जिन्हें हम ज्योतिबा फूले भी बोलते थे, उनके द्वारा पब्लिश किया गया 1873 में। उस बुक का नाम आपसे पूछा गया है ना। महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले ने जो एक किताब लिखी जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था, आलोचना की गई थी किसकी? जातीय व्यवस्था की। ठीक है, ऊंची जाति नीची जाति, जो कास्ट सिस्टम है उसका क्रिटिसिज्म किया गया था। वो बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था, उस किताब का नाम था गुलामगिरी। उसको किताब का नाम क्या था? गुलामगिरी। ठीक है, किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में ये आपका बुक जो है वो लिखी जाएगी। समझ में आया? चलिए, ज्योतिबा फूले जो है वो आपके पहले पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका दलित या लोअर कास्ट जो बोलते हैं उनसे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला। उनसे रिलेटेड आपका फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका शैक्षिक संस्थान खोला जो महिलाओं से, दलित महिलाओं से संबंधित था। ठीक है, दूसरी चीज, ज्योतिबा फूले जो है वो माली जनजाति जो होता है उससे संबंधित थे। तो पूछा जाए ज्योतिबा फूले कौन सी जाति से या कौन सी जनजाति से आपका संबंध रखते थे, तो वो माली जाति या जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। माली हुआ करते थे ज्योतिबा फूले। किताब कौन सी लिखी? गुलामगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका बी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस डेवलप्ड इन मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। बेटा, मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, 9 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। और उनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कभी भरतनाट्यम पूछ लेता है, कभी कथकली पूछ लेता है, या कथकली जो परफॉर्म करते हैं, है ना, उनके जो डांसर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ पूछ लेता है, भरतनाट्यम के जो डांसर हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेता है। उसी में से एक क्वेश्चन ये है। वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डांस है जो आपका मोनेस्ट्री ऑफ आसाम में डेवलप हुआ। आसाम की तरफ का कौन सा डांस है? अब देखो, आपका क्लासिकल डांस फॉर्म, ये चारों आपको जो दे रखे हैं वो क्लासिकल डांस फॉर्म है। मैंने बताया था, नहीं तो उस वीडियो को देखना, कि आपका तमिलनाडु की तरफ होता है भरतनाट्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश की तरफ होता है। सतरिया जो होता है वो असम में होता है। सतरिया जो है वो आपका असम में होता है। और कथक जो होता है वो यूपी में होता है। ठीक है, तो एक ही आंसर है, असम की तरफ कौन सा? सतरिया, है ना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वातापी के जो चालुक्य थे, है ना, वातापी के जो चालुक्य थे वो आपका पहले, है ना, जब वो चालुक्य पावर में आएंगे, जब वो शक्ति में आएंगे, उनसे पहले वो कौन से राजा हुआ करते थे जिनके सब ऑर्डिनेट, जिनके अधीन आपके ये वातापी के चालुक्य जो है वो हुआ करते थे, या बादामी के चालुक्य जो है वो हुआ करते थे। ठीक है, तो अब देखो, बादामी के जो चालुक्य थे या वातापी के जो चालुक्य थे वो पहले आपका कदम्बाज, कदम्ब आपकी जनजाति थी, उनके ही आपके डिसेंडेंट कह सकते हो, या उनके ही आपके एक तरीके से सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, उनके जूनियर्स हुआ करते थे, उनके अधीन ये हुआ करते थे। बाद में क्या होंगे? आपका पुलकेशिन फर्स्ट, है ना, पुलकेशिन प्रथम जो है वो 543 में जो करेगा, इन्हें आपका ताकतवर बनाएगा और वातापी के चालुक्य जो है वो उन्हें आपका स्थापित करेगा। कौन से क्षेत्र में ये होंगे? ये क्षेत्र होगा आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो कौन से एरिया में थे वातापी के चालुक्य? महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले क्षेत्र में। ये स्थापित किसने किए, या इनका आपका किसने इनको शुरू किया था, पावरफुल बनाया था? वो था पुलकेशिन प्रथम। किसके अधीन हुआ करते थे? कदम्बाज के अधीन ये हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गाना है, तेरी मिट्टी, है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तो पूछ रहा है ये गाना कौन सी मूवी का है?
कौन सी मूवी से ये संबंधित है आपका, देख रहे हो। इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी उसमें दलेर मेहंदी के बारे में पूछा गया था, कौन से लैंग्वेज में वो गाना गाते थे, कौन सी भाषा से वो संबंधित थे। यहाँ पे पूछा गया है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा जो गाना है वो कौन सी मूवी का है। सबको पता है बेटा ये गाना इतना फेमस हुआ था कि बहुत ज़्यादा, है ना। कौन सा था, केसरी मूवी से है ये। केसरी मूवी अक्षय कुमार की मूवी थी केसरी, ठीक है। पंजाबी या सिखों के ऊपर थी, जो अफगान से एक अटैक हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कैसे बचाया था। वो 106 सोल्जर्स के अराउंड थे जिन्होंने बहुत सारे आपके जो अफगान थे, लगभग बताते हैं आपका 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा अफगान थे जिन्होंने खदेड़ दिया था, जिन्हें उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका ऑल दो डिफीट तो नहीं किया था, हरा तो नहीं पाए थे, लेकिन हाँ चैलेंज तो किया था, है ना। मतलब आप एक तरफ जो 100-150 लोग हो, 150 लोग भी आप पूरे नहीं हो, और एक तरफ आपकी हज़ारों की सेना खड़ी हुई है, लेकिन आप डट के खड़े हुए हो, है ना। तो वही मूवी थी आपका कौन सी, केसरी, और उसी का गाना था तेरी मिट्टी। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। भाई एसएससी चाहता है तुम गाने सुनो भाई, और क्या करोगे एसएससी, अब तो म्यूजिक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। वो चाहता है कि अगर तुम भैया पढ़ते रहते हो ना, गाने नहीं सुनते, तो गाने भी सुन लो, मैं वहां से भी सवाल पूछ लूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो आपकी सरकार ने 2014 में शुरू किया, है ना। तो वो पूछ रहा है नमामि गंगे प्रोग्राम जो है कौन सी चीज इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हमने बोला था कि हम नदियों में जो आपका डेवलपमेंट का काम होगा, नदियों का जो किनारों को हम वो करेंगे, वो सींचेंगे, है ना, उन किनारों को बनाने का हम काम करेंगे, रिवर फ्रंट को डेवलप करेंगे। हम यहाँ पे सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लगाएंगे, ताकि जो गंदा पानी उसमें जा रहा है वो हम क्या करें, उसे साफ करके इस्तेमाल कर पाएं, है ना, ताकि नदियां आपकी गंदी ना हो। और इंडस्ट्रीज से जो आपका निकलती हैं चीजें, है ना, जो आपके फैक्ट्रियों से जो आपका गंदा पानी निकलता है, वो आपका जो है कितना आपका नमामि गंगे में जा रहा है, गंगा नदी में जा रहा है, उसे भी हम मॉनिटर करेंगे ताकि गंगा आपकी साफ हो पाए, ठीक है। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम में ये तीनों चीजें थी, बट नमामि गंगे में क्या नहीं था, रिवर लिंक का नहीं था, नदियों को जोड़ने की बात नमामि गंगे में नहीं बोली गई थी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो आंसर क्या होगा, ए। सर पहला वाला जो है ना, नदी जोड़ने वाला, वो नहीं था, बाकी सारे नमामि गंगे का हिस्सा थे, ठीक है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। मोदी जी ने आते आते नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही शुरू किया था बेटा, है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। चलो अगला आपका अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है मोहम्मद यूनुस स्टैब्लिश किया था उन्होंने एक बैंक, कब स्टैब्लिश किया था, 1893 में उन्होंने एक बैंक जो है वो स्टैब्लिश किया था। उस बैंक का नाम पूछ रहा है बेटा आपसे, ठीक है। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ आपका कब, 1921 में इंपीरियल बैंक था, और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम चेंज होके क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलो यूनियन बैंक करके जो है वो 1919 में बना, यूनियन बैंक जो है वो 1919 में बना, मुंबई में बना। इंडियन बैंक जो है वो 1907 में बना, 1907 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई है। तो याद रखना, यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, लेकिन इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, चेन्नई में है। तो यहाँ पे एक ही बचा जो बनाया था आपका 1983 में, किसने बनाया था, यूनुस जी ने बनाया था, मोहम्मद यूनुस जी ने। वो क्या था आपका, ग्रामीण बैंक, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ग्रामीण बैंक जो है, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन बी ग्रामीण बैंक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, जो बोलती थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, जो आपका गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हें हम रोजगार जो है वो देंगे। जैसे अभी मनरेगा सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसे हम क्या बोलते हैं, मनरेगा, जो बोलती है कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, है ना, एक पूरे साल में हम
100 दिन का रोजगार देंगे, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में हम 100 दिन का रोजगार देंगे। तो वैसे ही एक योजना आपकी क्या थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पूछ रहा है ये योजना कब शुरू हुई थी, है ना। तो बेटा ये योजना शुरू कब हुई आपका, 1999 में। ये योजना की शुरुआत कब हुई थी आपका, 1999। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, वो आपसे पूछ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका सोलर सिस्टम से ही है, सौर मंडल से ही है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि क्षुद्र ग्रह है, जो पृथ्वी के आपके पास में है, पृथ्वी के 2.8 टाइम्स दूर है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसका 2.8 गुना दूर है, और आपका वो भी क्या करता है, परिक्रमा लगाता है सूर्य की, है ना। ड्वार्फ प्लेनेट है, क्षुद्र ग्रह है। आपको पता है मेक शूद्र ग्रह है, आपको पता है प्लूटस शूद्र ग्रह है, 2006 में प्लूटस जो है वो शूद्र ग्रह घोषित हो गया। आपको पता है एरिस जो है वो शूद्र ग्रह है, और सेरिस जो है वो भी शूद्र ग्रह है ना। अब देखो यहाँ पे याद रखना, आपका ये सूर्य है, सूर्य के बाद आपका सन है, सन के बाद यहाँ पे आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, शूद्र ग्रह पट्टी है, इस शूद्र ग्रह पट्टी में है आपका सेरिस, इस शूद्र ग्रह पट्टी में क्या है आपका सेरिस, जो आपका एक बड़ा सा पत्थर है जिसे हमने शूद्र ग्रह बोल रखा है। उसके बाद यहाँ पे वरुण आ जाता है, नेपच्यून और यूरेनस प्लेनेट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे है मेक, उसके बाद यहाँ पे है एरिस, और इसी के बाद यहाँ पे है प्लूटस, है ना। तो ये जो प्लूटो है और जो आपका एरिस है, जो मेक है, वो कहाँ पे है सर, बहुत दूर है ना। पास में पूछा है, कौन सा पास में पूछा है, पृथ्वी के पास में, कौन सा होगा सर, सेरिस होगा, है ना। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। पहले हमने इसे एस्टेरॉइड बोला था, उल्का पिंड बोला था, फिर 2006 में हमने इसे शूद्र ग्रह घोषित कर दिया। ये डिस्कवर तो बहुत पहले हो गया था, 1801 में इसकी खोज हो गई थी, हमने इसे ग्रह बोल दिया था। बाद में इसे हमने क्या बोला, उल्का पिंड बोल दिया, और 2006 में हमने इसे शूद्र ग्रह बोल दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सारिस जो है वो आपका सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखो, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एक्सेल आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपका एक कॉलम होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है। एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है हर कॉलम की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है। ऑल्दो मैंने तो ये थोड़ा गलत से बना दिया है, किसी में कम ज़्यादा हो गई है, बट उसमें जो हर कैरेक्टर की, हर उसकी जो चौड़ाई होती है ना कॉलम की, वो कितनी होती है आपकी, 8 कैरेक्टर। उसमें 8 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, जो डिफॉल्ट होती है। कम ज़्यादा कर सकते हो आप, बड़ा घटा सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट होती है वो कितनी होती है आपका, 8 कैरेक्टर्स आपका होती है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया जिगजैग कोलिजन, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, एटम्स बोलते हैं, ऐसे तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जिगजैग मूव करते हैं और आपस में टकराते हैं, ऐसे जिगजैग 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 मूव करेंगे और आपस में ये टकराएंगे। ये पहली बार किसने रीड किया था, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो आपका रीड किया, या जो पहली बार ये चीजें देखी, वो कब देखी। अब देखो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो जिगजैग मूवमेंट है, किसने डिस्कवर किया था, ब्राउन ने। इस वजह से इस मूवमेंट को बोला क्या जाता है, ब्राउनियन मोशन, उसे बोला क्या जाता है, ब्राउनियन मोशन। और ये डिस्कवर कब हुआ था आपका, 1827 में। ब्राउनियन मोशन डिस्कवर हुआ आपका 1827 में। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 1827, 1827। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 5 ईयर प्लान। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा
पंचवर्षीय योजना के लिए करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना के लिए 5 ईयर प्लान से संबंधित है और कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, देखते हैं। पहला आपका क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि सारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो रेट ऑफ ग्रोथ था, वृद्धि दर थी, वो बराबर थी। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। हर पंचवर्षीय योजना में जो रेट ऑफ ग्रोथ था, है ना, जो वृद्धि दर था, वो अलग अलग था। ठीक है, किसी में 2% भी रहा है, किसी में 5% भी रहा है, किसी में 8% भी रहा है, अलग अलग रहा है। तो मतलब पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला, द प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951। योजना आयोग का गठन 1951 में हुआ। नहीं बेटा, ये भी गलत है। प्लानिंग कमीशन का गठन या फॉर्मेशन हुआ था आपका 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। और यही योजना आयोग 2015 में आपका बन गया नीति आयोग। यही प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होके और इसके कॉन्स्टिट्यूशन में या इसकी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्पोजिशन में चेंज किया और उसका नाम क्या कर दिया हमने? नीति आयोग। तो दूसरा वाला भी जो है वो गलत है। बोल रहे द प्रेसिडेंट वॉज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। बोल रहे राष्ट्रपति जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये भी गलत है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आपके नीति आयोग या जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसके हेड होते हैं। तो तीनों गलत हैं। बचा एक ही कि पहली जो 5 ईयर प्लान है, पहली पंचवर्षीय योजना है, वो कब से शुरू हुई? 1951 से, है ना। तो पहला 5 ईयर प्लान आपका कब से शुरू हुआ? 1951 से। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जो है उसने डाटा दिया और एनसीआरबी ने इस डाटा के अकॉर्डिंग 2016 से 2019 तक एनसीआरबी ने जो है वो इस डाटा को आपका कंपोज किया, इस डाटा पे आपका अध्ययन किया। और उन्होंने बोला कि जो सुसाइड के केसेस हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हैं, जो बेरोजगारी की वजह से हैं आपके, वो बढ़ गए हैं, है ना। पूछ रहा है उनमें कितनी वृद्धि हुई है। तो बेरोजगारी में जो आपका, बेरोजगारी की वजह से लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, अब देखो नौकरी लग नहीं रही है, लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, मेहनत कर करके थक गए भैया, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है। और यहाँ पे आपका उसकी वजह से जब कोई इंसान मेहनत करता है उसे जॉब नहीं मिलती है, जब स्कैम होते हैं, पेपरों के स्कैम होते हैं, तब क्या होता है भैया? लास्ट में लाके लोग क्या करते हैं? आपका सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी की वजह से भारत में जो आपका डेथ रेट है वो बढ़ गया है। और कितना बढ़ा है बेटा? छोटा मोटा भी नहीं, 24% बढ़ा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार का खुद का डाटा, एनसीआरबी का डाटा जो है वो ये बोल रहा है क्या आपका। और ये तो 2019 तक का है, ये रिपोर्ट अभी आई है, ये आपकी रिपोर्ट 2019 तक का डाटा है। ये 2019 से हम 2024 तक का लेंगे तो ये डाटे में और भी आपके चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई होंगी, है ना। मतलब जो आपकी बेरोजगारी की वजह से जो मौतें हैं, सुसाइड है, वो आपका और भी बढ़ गई होंगी। तो समझ सकते हो आपके कंडीशन जो है वो क्या है ना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपका बेरोजगारी की वजह से लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या करी, तो आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में 500 से ज्यादा लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है आपको, सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? कर्नाटका में 553। उसके बाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में 452। उसके बाद तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है, 251 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आपका सुसाइड कर लिया। ठीक है, एनसीआरबी का डाटा है, फोटो खींचना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है G20 समिट हुआ था, है ना। G20 जो हुआ था वो भारत में हुआ था। सर G20 में आपका प्रगति मैदान या आसपास आपके बनाया भी गया था, एक काफ़ी बड़ा आपका मॉन्यूमेंट वो बनाया गया था, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह बनाए गए थे। ये आपका प्रगति मैदान के आसपास एक आपका टनल वगैरह भी बनी थी। तो ये G20 से रिलेटेड आपका बहुत सारी चीज़ें इंडिया में हुई थी। G20 का इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ था? सर इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ था, है ना। तो ये G20 जो है, जिसमें आपका अभी तो G20 है जिसमें से आपके 19 कंट्री हैं, है ना। और एक आपका यूनियन था, यूरोपियन यूनियन। एक यूनियन और ऐड हो गया, अफ्रीकन यूनियन। तो अभी ये G20 से क्या हो गया? G21 हो गया। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आई। कहाँ ये हेल्ड हुआ था? भारत में हुआ था। किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? भारत ने करी थी। और इसमें जो आपके वो थे चीफ कोऑर्डिनेटर थे, वो कौन थे? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन सिंगला करके जो थे, उन्हें इसका अध्यक्ष या उन्हें इसका जो एक चीफ कोऑर्डिनेटर है वो बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2023 में भारत सरकार ने एक आपका स्कीम लॉन्च करी जिसमें हम भारतीय मूल के व्यक्ति जो होते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शोध के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए हम क्या करते हैं? आपका प्रमोट करते हैं। उन्हें आपका क्या करते हैं? उसके लिए हम प्रमोट वगैरह करते हैं। तो ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम जो है वो आपका, उस स्कीम का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेटा वैभव। वैभव। वैभव स्कीम क्या बोलती है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आपका मैथमेटिक्स और मेडिसिन, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी आपके रिसर्च प्रोग्राम होंगे उनमें इंडियंस आपके पार्टिसिपेट करें, उनमें इंडियंस जो गवर्नमेंट होगी वो सपोर्ट करेगी। ये चीज आपने वैभव स्कीम के अंडर जो है वो बोली है। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये जो है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर? अब देखो कैसे कैसे कंप्यूटर से यार क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा क्या क्या पूछना चाह रहा है कि स्काइप अगर हमें यूज करना है, स्काइप आपको पता होगा वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है, अगर हमें स्काइप कंप्यूटर पे यूज करना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी? सर वीडियो कॉल के लिए यूज होता है तो वेब कैमरा तो चाहिए होगा। सर वीडियो कॉल के लिए यूज होता है तो माइक्रोफोन, बोलने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। सर वीडियो कॉल के लिए यूज होता है तो स्पीकर तो चाहिए होगा कि मैंने माइक्रोफोन से बोल दिया, मैंने माइक से बोल दिया, लेकिन कोई दूसरा बोलेगा तो स्पीकर से मैं सुनूंगा, तो मुझे तीनों ही चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? ए। 1 2 3 तीनों की ही जरूरत होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में पूछे गए हैं, इतने इजी इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। कमीशन क्या ही चाहता है ना, कट ऑफ बढ़ाना चाहता है, इतने इजी सवाल पूछेगा कट ऑफ बढ़ जाएगी बेटा, सबके नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। इन द गिवन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, खेती में की गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय व्यावसायिक खेती की विशेषता नहीं है? इंडियन फार्मिंग की जो कमर्शियल फार्मिंग है उसका कौन सा हिस्सा नहीं है? बहुत ईजी है। कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स छिड़कने होते हैं, हाँ भाई छिड़कते हैं। पेस्टिसाइड बहुत बढ़ गए हैं, इसकी वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रहे हैं। ठीक है, क्या केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं? हाँ सर, यूरिया वगैरह यूज हो रहा है, डीटीपी यूज हो रहा है ना, इस तरीके से बहुत सारे आपके केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं वो यूज हो रहे हैं। क्या आपका हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, एच, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, HYV, ये यूज हो रहा है? हाँ सर, 1966 से, जब आपका 66 से 69 के बीच में पहली आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, तब से इन बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो वो है आपका स्लैश एंड बर्न, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। झूम कल्टीवेशन है वो सर आपका पार्ट नहीं है, वो बैन है। ठीक है, आपका ये जो है ये खेती जो है वो बैन है। तो डी जो है इसका वो सही आंसर होगा, जो इसका पार्ट कमर्शियल फार्मिंग का नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आईसीसी का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, उसे होस्ट किसने किया था? है ना, वो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 वाला था उसकी मेज़बानी किसने करी थी? तो बेटा आपका, चलो मैं आपको एक बता देता हूँ, इसका फाइनल कहाँ हुआ था? इसका फाइनल सर आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये आपने किसने होस्ट किया था? बेटा अकेले इंडिया ने किया था। इंडिया के साथ श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या आपका कोई और देश नहीं था। पूरा जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, वो किसने किया था? इंडिया ने किया था। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि 2023 वाला वर्ल्ड कप कौन जीता था। बहुत इजी क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन फिर भी कमेंट करके मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा बच्चा है जिसे ये भी ना पता हो। ठीक है, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। 2024 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप जो हुआ ना,
इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो आपसे पूछी जाएगी। विनर कौन था? सर इंडिया जीती। रनर अप कौन था? हारा कौन था? सर साउथ अफ्रीका हार गई। सर जो आपका फाइनल हुआ था, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, है ना? फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? विराट कोहली को, है ना? फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? विराट कोहली को मिला। ठीक है सर, जो आपका पूरा T20 वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द सीरीज का जो प्राइज है वो किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को मिला। ठीक है, तो मैन ऑफ द मैच विराट कोहली फाइनल में, मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ। पूछा जाए T20 वर्ल्ड कप में ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में ये ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, पूछा जाए कि सर ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ना, अब मुझे ये बता दो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने मारे थे? अगर पूछा जाए इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो रोहित शर्मा ने। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? रोहित शर्मा ने 257 रन स्कोर किए थे। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे या सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो बेटा दोनों ही प्लेयर आपके अफगानिस्तान के थे, है ना? आप मुझे कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान की कौन सा प्लेयर था जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और अफगानिस्तान का कौन सा प्लेयर था जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी यानी कि इंडिया। वापस आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब वो बोल रहे हैं हम्पी उत्सव होता है। हम्पी एक उत्सव मनाया जाता है जो कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। और कर्नाटका में जो हम्पी उत्सव होता है ना, ये आपका हिस्टोरिक पीरियड की, है ना, ऐतिहासिक काल की ग्लोरी या आपके ऐतिहासिक काल की जो भव्यता है, महिमा है, उसके बारे में ये आपका दर्शाता है। ठीक है, हम्पी आपने सुना भी होगा, विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। बोला जाता है ये जो आपका त्योहार है हम्पी उत्सव जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य के समय से आपका मनाया जाता है, तब से ये आपका कंटिन्यू मनाया, सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, इस उत्सव को हम किस नाम से जानते हैं? विजय उत्सव, विजयनगर विजय उत्सव, विक्ट्री। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023 का जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का किसमें? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स में ये जो हुआ, इसमें से आपका गोल्ड मेडल जो मिला है वो किसे मिला है? इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है? बेटा बहुत सारे प्लेयर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन चारों में से तो मैं आपको बताऊं क्या है, धनुष करके हैं, धनुष श्रीकांत, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। टीम इवेंट में मिला है इन्हें गोल्ड मेडल, मतलब आपका एक उसमें मिला है कि पूरी टीम के साथ इनका भी नाम था या ये भी थे जिन्हें मिला के गोल्ड मेडल मिला है। उसमें इंडिया को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, 6 ही आपके जो हैं वो सिल्वर मेडल मिले हैं और 3 आपके जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ओवर 15-16 मेडल आपको मिले हैं जूनियर वर्ल्ड कप जो है शूटिंग का जो हुआ है। ठीक है, यहाँ मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, वो लिस्ट एक बार देख लेना, हो सकता है कोई और नाम पूछ ले। अभी तो यहाँ पे धनुष श्रीकांत का नाम आया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बट ये मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, ये लिस्ट देख लेना। ये लिस्ट है आपका गोल्ड मेडल्स की, है ना? तो आपके जो गोल्ड मेडल मिले हैं, किस किस फील्ड में आपको गोल्ड मेडल मिले हैं, कौन कौन सा इवेंट भी याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे धनुष जी का नाम होगा, कहाँ है भाई धनुष, ये रहे श्रीकांत धनुष, 10 मीटर एयर राइफल मैंस की टीम में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, चलो इसके अलावा ये सिल्वर मेडल की लिस्ट है ना, और ये ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट है, एक बार देख लेना, ये हो सकता है इनमें से कोई नाम आपका पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग मतलब तार वाला यंत्र नहीं है, इनमें से कौन सा जो बजाने में तार का जिसमें इस्तेमाल नहीं होता? आपको पता है गिटार में तार होते हैं, 6 तार होते हैं, कॉर्ड्स बोलते हैं हम, तो गिटार तो तार वाला है। वायलिन में भी आपके 2-3 तार होते हैं ना, 3 तार आपके होते हैं जो हम वायलिन बजाते हैं, तो वो भी आपका क्या है? ये आपका तार वाला है। मैंडोलिन भी आपने सुना होगा, मैंडोलिन अगर आपने नहीं सुना होगा तो छोटा गिटार टाइप से आपका एक वो होता है जो मैंडोलिन बोलते हैं आपका,
उसमें भी आपके तार होते हैं। आपको पता है फ्लूट यानी कि बांसुरी या मुरली जो होते हैं उसमें कोई तार नहीं होता है, उसमें आपके किससे होता है, आपके उसमें होल्स बने हुए होते हैं। रेजोनेंस आपने एक प्रैक्टिकल सुना होगा, 11th में होता है ये आपका साइंस में, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है आपका फ्लूट में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा जिसमें आपके तार नहीं होते वो क्या होता है आपका, फ्लूट या मुरली। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखो इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पहले भी क्वेश्चन आया था। CGL 2023 की शिफ्ट 1 में आप देखोगे तब भी ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, बट वो नीति आयोग वाला था। यहाँ पे आपने ग्लोबल बोल दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें से 10 पुअरेस्ट स्टेट इंडिया के जो हैं, भारत के सबसे 10 जो गरीब राज्य हैं उनमें से कौन कौन से राज्य जो हैं वो आते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई। सबसे गरीब राज्य तो बिहार है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश इस तरफ गरीब राज्यों में आते हैं, और यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा, तो यहाँ पे जो होगा आपका मेघालय और मध्य प्रदेश। मेघालय और मध्य प्रदेश जो है ना, ये भी आपके भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों में आते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैंने आपको, अगर किसी ने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है तो मैं आपको कई बार बताता हूं कि 1215-16 में किंग जॉन हुआ करते थे। किंग जॉन जो थे उनके टाइम पे एक डॉक्यूमेंट आया था, इस डॉक्यूमेंट का नाम बोला था मैग्ना कार्टा। और ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो आपका दस्तावेज था, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला डॉक्यूमेंट था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पहला डॉक्यूमेंट था। ठीक है, और भारत में फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में किस में बात हुई आपकी, पार्ट 3 में। मैग्ना कार्टा दुनिया में पहला डॉक्यूमेंट या दस्तावेज था मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और भारत में किस में आते हैं, संविधान के भाग 3 में। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका, सॉरी ऑप्शन बी जो होगा पार्ट 3 वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, देखो एक टर्म होता है यूट्रोफिकेशन। एक टर्म क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। तो ये जो यूट्रोफिकेशन है, ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन बेटा क्या होता है, आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे नदी तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे एल्गी हो जाती है, जिसे हम काई बोलते हैं। एल्गी हो जाती है, कुछ ऐसे छोटे छोटे पेड़ होने लगते हैं, वहाँ पे पेड़ उगने लगते हैं, और उस पूरे तालाब के ऊपर जो है पेड़ एक आपकी लेयर बना लेते हैं, है ना। वो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जल ककड़ी या कुछ इस तरीके से बोलते हैं, वो उस पर लेयर बना लेते हैं। लेयर बना लेते हैं तो उसके नीचे वो धूप को जाने ही नहीं देते। ठीक है, तो उसके नीचे जो आपके स्पीशीज वगैरह होते हैं उन्हें अफेक्ट हो जाते हैं, उसके नीचे की जो ज़मीन होती है उस पर फर्क पड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। समझ में आया। तो क्या होता है बेटा, इट हैपन व्हेन टू मच नाइट्रोजन, टू मच बहुत ज्यादा नाइट्रोजन एनरिच हो जाती है, किसमें, पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड अलगी। और प्लांट जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, और जो अलगी आपकी काई वगैरह होती है, उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। समझ में आया, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 26 जनवरी 1950 को, है ना, भारत क्या बना। जब हम पॉलिटी में पीरियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में आपके 5 शब्दों का इस्तेमाल होता है। सॉवरेन यानी कि संप्रभुत्व, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, आपका डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, इनकी बात होती है। लेकिन इसमें से 2 शब्द ऐसे थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, सामाजिक और आपका पंथ निरपेक्ष।
जो बाद में जोड़े गए थे। बाद में कब? आपका 42nd अमेंडमेंट, 42 संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कौन से शब्द? सोशलिस्ट और सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष और सामाजिक। उससे पहले कौन से शब्द थे सर? उससे पहले सॉवरिन था, संप्रभुत्व था, डेमोक्रेटिक था, लोकतंत्र था, और आपका रिपब्लिक यानी कि आपका गणराज्य या गणतंत्र शब्द पहले से प्रीएम्बल या प्रस्तावना में होते थे। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है 1950 में भारत में 3 प्रकार की चीजों की बात कर रहा है, सोशलिस्ट, सॉरी सॉवरिन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड। नेहरू संस्थान जो है वो आपका वो माउंटेन या आपके पर्वतारोहण से संबंधित है, तो वो आपका कहाँ पर स्थित है? हमने पहले वाले इस शिफ्ट में ये देखा था, पहली शिफ्ट में वहां पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, राष्ट्रीय आपका संस्थान पूछा था, जो कहाँ था? आपका अरुणाचल प्रदेश में था। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम क्या दिया है? नेहरू इंस्टीट्यूट, है ना। नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में ये इंस्टीट्यूट है। बेटा ये आपका पर्वतारोहण से संबंधित सवाल क्यों आ रहे हैं? आपके अभी हाल फिलहाल में कई सारे आपके माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट आपका क्लाइम किया है, माउंट एवरेस्ट आपका जो है वो स्केल किया है। ठीक है, इस वजह से ये आपके क्वेश्चन जो है ना माउंटेन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो आपके आ रहे हैं। 16 साल की लड़की थी, उसने भी माउंट एवरेस्ट आपका वो किया था, स्केल किया था, क्लाइम किया था। ठीक है, और भी आपके एक काफ़ी ओल्ड एज लेडी थी, 50s के अराउंड थी, उन्होंने भी किया था। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। और वो जो था आपका नेशनल वाला वो कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, चलिए तो यही इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो है सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्जाम होता है उसके 2024 की शिफ्ट 2 में आए थे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।